नमो बुद्धाय। आज भगवान बुद्ध और उनके धम्म में प्रधानमंत्री और राजकुमार का वार्तालाप है। उनके जीवन में दीक्षा और संघर्ष की कहानी। जब राजा के लाख उपाय करने के बाद भी गौतम बुद्ध को वश में नहीं किया जा सका, तब उदाई समझ गया कि तरुणियां असफल रही है और राजकुमार ने उनमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। नीति कुशल उदाई ने राजकुमार से स्वयं बातचीत करने का फैसला किया। राजकुमार से एकांत में उदाई ने कहा, क्योंकि मुझे राजा के आपके सुहृदय पर पद पर नियुक्त किया है, इसलिए मैं एक मित्र की हैसियत से ही आपसे दो बातें करना चाहता हूँ। किसी अहित काम से बचना, हितकर काम में लगना, विपत्ति में साथ न छोड़ना, मित्र के यही 3 लक्षण हैं। यदि मैं अपनी मैत्री की घोषणा करने के अनंतर भी पुरुषार्थ से विमुख आपको न समझाऊं, तो मैं अपने मैत्री धर्म से च्युत होता हूं। ऊपरी मन से भी स्त्रियों से संबंध जोड़ना अच्छा है, इससे आदमी का संकोच जाता रहता है और मन का रंजन भी होता रहता है। निरादर न करना और उनका कहना मानना, इन 2 बातों से ही स्त्रियां प्रेम के बंधन में बंध जाती है। निस्संदेह सद्गुण भी प्रेम का कारण होते हैं। स्त्रियां आदर चाहती है। हे विशालाक्ष, क्या आप ऊपरी मन से भी अपने सौंदर्य के अनुरूप शालीनता दिखाने के लिए उन्हें प्रसन्न रखने का कुछ प्रयास न करेंगे? दाक्षिण्य ही स्त्रियों की औषध है, दाक्षिण्य ही उसका अलंकार है। बिना दाक्षिण्य ही सौंदर्य पुष्प विहीन उद्यान के समान है। लेकिन अकेले दाक्षिण्य से भी क्या, उसके साथ हृदय की भावना का भी मेल होना चाहिए। इतनी कठिनाई से हस्तगत हो सकने वाले काम भोग जब आपकी मुट्ठी में है, तो निश्चय से आप उसका तिरस्कार न करेंगे। काम को ही सर्वप्रथम पुरुषार्थ मानकर प्राचीन काल में इंद्र तक ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का आलिंगन किया। इसी प्रकार अगस्त्य ऋषि ने भी सोमभार्या रोहिणी के साथ रमण किया और श्रुति अनुसार लोप मुद्रा के साथ भी यही बीती। औतथ्य पत्नी मरुत की पुत्री ममता के साथ ऋषि बृहस्पति ने सहभोग किया और भारद्वाज को जन्म दिया। अर्घ्य अर्पण करती हुई बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा ने ग्रहण किया और दिव्य बुद्ध को जन्म दिया। इसी प्रकार पुरातन समय में रागातिरेक से पराशर ऋषि ने यमुना तट पर वरुण पुत्र की पुत्री काली के साथ सहवास किया। वशिष्ठ ऋषि ने अक्षमाला नाम की एक नीच जात की स्त्री से सहवास किया और कपिल जलाद नाम के पुत्र को जन्म दिया। और बड़ी आयु हो जाने पर भी राजर्षि ययाति ने चैवरथ वन में अप्सरा विश्वाची के साथ संभोग किया। यद्यपि वह जानता था कि पत्नी के साथ सहवास उनकी मृत्यु का कारण होगा, तो भी कौरव नरेश पांडु माद्री के रूप और गुणों पर मुग्ध हो गए, प्रेम में वशीभूत होकर के सहवास किए। इस प्रकार के महान पुरुषों तक ने जुगुप्त काम भोगों का सेवन किया। जब प्रशंसनीय काम भोगों के सेवन में तो दोष ही क्या है, यह सब होने पर भी आश्चर्य है कि शक्ति, तारुण्य और सौंदर्य से संपन्न आप उन काम भोगों की उपेक्षा कर रहे हैं जिन पर न्यायतः आपका अधिकार है और जिसमें सारा जगत आसक्त है। राजकुमार द्वारा प्रधानमंत्री को उत्तर दिया गया। पवित्र परंपरा में समर्पित उचित ही प्रतीत होने वाले इन वचनों को सुनकर मेघ गर्जन सदृश स्वर में राजकुमार ने उत्तर दिया, आपकी स्नेहसिक्त भाषा तो आपके योग्य ही है, लेकिन मैं आपको बतलाऊं कि आप कहाँ गलती पर हैं। मैं संसार के विषयों की अवज्ञा नहीं करता। मैं जानता हूं कि सारा जगत इन्हीं में आसक्त है, लेकिन क्योंकि मैं जानता हूं कि सारा संसार अनित्य है, इसलिए मेरा मन उसमें रमण नहीं करता। यदि यह स्त्री सौंदर्य अस्थायी भी रहे,
तो भी यह सिद्ध किसी बुद्धिमान आदमी के योग्य नहीं कि उसका मन विषयों में रमण करे। और जहाँ तक तुम कहते हो कि वे बड़े बड़े महात्मा भी विषयों के वशीभूत हुए हैं, तो वे इस विषय में प्रमाण नहीं हैं, क्योंकि अंत में वे भी क्षय को प्राप्त हुए हैं। जहाँ क्षय है वहाँ वास्तविक महानता नहीं, जहाँ विषयाक्ति है वहाँ वास्तविक महानता नहीं, जहाँ असंयम है वहाँ वास्तविक महानता नहीं। और यह जो आपका कहना है कि ऊपरी मन से ही स्त्रियों से स्नेह करना चाहिए, तो चाहे यह दक्षता से भी, तो भी मुझे यह रुचिकर नहीं। यदि यह यथार्थ नहीं है तो मुझे स्त्रियों की इच्छा के अनुसार अनुवर्तन भी प्रिय नहीं। यदि आदमी का मन उसमें नहीं है तो ऐसे अनुवर्तन पर भी धिक्कार है। जहाँ राग का अतिशय है, जहाँ मिथ्यात्व में विश्वास है, जहाँ असीम आसक्ति है और जहाँ विषयों की सदोषता का यथार्थ दर्शन है, ऐसी वंचना में भी क्या धरा है। और यदि राग के वशीभूत हुए प्राणी परस्पर एक दूसरे को ठगते हैं, तो क्या ऐसे पुरुष भी इस योग्य नहीं कि स्त्रियां उनकी ओर देखे तक नहीं? और क्या स्त्रियां भी इस योग्य नहीं कि पुरुष उनकी ओर देखे तक नहीं? क्योंकि यह सब ऐसा ही होता है। इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम मुझे विषय भोग के अशोभन कृतार्थ पर नहीं ले जाओगे। राजकुमार के सुनिश्चित दृढ़ संकल्प ने उदाई को निरुत्तर कर दिया। उसने राजा को सारा वृत्तांत सुनाया। जब सुशोधन को यह मालूम हुआ कि उनके पुत्र का चित्त किस प्रकार विषयों से सर्वथा विमुख है, तो उन्होंने सारी रात सोया नहीं और उन्हें नींद नहीं आई। उनके दिल में वैसा ही दर्द था जैसे किसी हाथी की छाती में जिसे तीर लगा हो। अपने मंत्रियों के साथ उन्होंने बहुत सा समय विचार विमर्श करने पर खर्च किया कि वह किस उपाय से सिद्धार्थ को संसार के विषयों की ओर अभिमुख कर सके और उस जीवन से विमुख कर सके जिनकी ओर अग्रसर होने की उनकी पूरी संभावना थी। लेकिन उन उपायों के अतिरिक्त जिन्हें करके वे मात खा चुके थे, उन्हें कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा। जिसकी पुष्पमालाएं और अलंकार व्यर्थ सिद्ध हो चुके थे, जिनके हाव भाव और आकर्षण कौशल निष्प्रयोजन सिद्ध हो चुके थे, जिनके हृदय में बिगड़ प्रेम था, उन तरुणियों की सारी मंडली को विदा कर दी गई। शाक्य संघ में उनकी दीक्षा शाक्यों का अपना संघ था। 20 वर्ष की आयु होने पर हर शाक्य तरुण को शाक्य संघ में दीक्षित होना पड़ता था और संघ का सदस्य होता था। सिद्धार्थ गौतम 20 वर्ष के हो चुके थे। अब यह समय था कि वह संघ में दीक्षित हो और उनका सदस्य बने। शाक्यों का अपना एक संघ भवन था जिसे वह संथागार कहते थे। यह कपिल वस्तु में ही था। संघ सभाएं संथागार में ही होती थी। सिद्धार्थ को संघ में दीक्षित करने के लिए सुशोधन ने शाक्य पुरोहित को संघ की एक सभा बुलाने के लिए कहा। तदनंतर कपिलवस्तु में शाक्यों के संथागार में संघ एकत्रित हुए। सभा में पुरोहित ने प्रस्ताव किया कि सिद्धार्थ को संघ का सदस्य बनाया जाए। शाक्य सेनापति अपने स्थान पर खड़ा हुआ और उसने संघ को संबोधित किया। शाक्य कुल के सुशोधन के परिवार में उत्पन्न गौतम संघ का सदस्य बनना चाहता है। उसकी आयु पूरे 20 वर्ष हो चुकी है और वह हर तरह से संघ का सदस्य बनने के योग्य है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि उसे शाक्य संघ का सदस्य बनाया जाए। यदि कोई इस प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोलो। किसी ने प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। सेनापति बोला, मैं दूसरी बार भी पूछता हूं कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोलो। प्रस्ताव के विरुद्ध बोलने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। सेनापति ने फिर कहा, मैं तीसरी बार पूछता हूं कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोलें। तीसरी बार भी कोई प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं बोला। शाक्यों में यह नियम था कि बिना प्रस्ताव के कोई कार्रवाई न हो सकती थी और जब तक कोई प्रस्ताव 3 बार पास न हो
तब तक वह कार्य रूप में परिणित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि सेनापति का प्रस्ताव 3 बार निर्विरोध पास हो गया। इसलिए सिद्धार्थ के विधिवत शाक्य संघ का सदस्य बन जाने की घोषणा कर दी गई। तब शाक्यों के पुरोहित ने खड़े होकर सिद्धार्थ को अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहा। सिद्धार्थ को संबोधित करके उसने पूछा, क्या आप इसका अनुभव करते हैं कि संघ ने आपको अपना सदस्य बना करके सम्मानित किया है? सिद्धार्थ का उत्तर था, मैं अनुभव करता हूँ। क्या आप संघ के सदस्यों के कर्तव्य जानते हैं? मुझे खेद है कि मैं उनसे अपरिचित हूँ, किंतु उन्हें जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। पुरोहित बोला, मैं सर्वप्रथम आपको बतलाऊंगा कि संघ के सदस्य की हैसियत से आपके क्या कर्तव्य हैं। उसने उन्हें एक एक करके क्रमशः गिनाया। पहला बोला, आपको अपने तन मन और धन से शाक्यों के स्वार्थ की रक्षा करनी होगी। दूसरा, आपको संघ की सभाओं में उपस्थित रहना होगा। तीसरा, आपको बिना किसी भी भय का पक्षपात के किसी भी शाक्य का दोष खुलकर कह देना होगा। चौथा, यदि आप पर कभी कोई दोषारोपण किया जाए तो आपको क्रोधित नहीं होना होगा। दोष होने पर भी अपना दोष स्वीकार कर लेना होगा। निर्दोष होने पर वैसा कहना होगा। इसके आगे पुरोहित ने कहा, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि क्या करने से आप संघ के सदस्य न रहेंगे। पहला, व्यभिचार करने पर आप संघ के सदस्य न रहेंगे। किसी की हत्या करने पर आप संघ के सदस्य न रहेंगे। चोरी करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रहेंगे। झूठी साक्षी देने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। सिद्धार्थ का उत्तर था, मान्यवर, मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे संघ के नियमों से परिचित कराया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनके अर्थ और व्यंजन सहित उन्हें पालन करने का प्रयास करूँगा। सिद्धार्थ को शाक्य संघ का सदस्य बने 8 वर्ष बीत चुके थे। वह संघ का बड़ा ही वफादार और दृढ़ सदस्य था। जितनी दिलचस्पी उसे निजी मामलों में थी, उतनी ही दिलचस्पी उन्हें संघ के मामलों में भी थी। उसकी सदस्यता के 8वें वर्ष में एक ऐसी घटना घटी जो सिद्धार्थ के परिवार के लिए दुर्घटना बन गई और उसके अपने लिए जीवन मरण का प्रश्न। इस दुखांत प्रकरण का आरंभ इस प्रकार हुआ। शाक्यों के राज्य से सटा हुआ कोलियों का राज्य था। रोहिणी नदी दोनों राज्यों की विभाजक रेखा थी। शाक्य और कोलीय दोनों ही रोहिणी नदी के पानी से अपने अपने खेत सींचते थे। हर फसल पर उनका आपस में विवाद होता था कि रोहिणी के जल का पहले और कितना उपयोग करें। यह विवाद कभी कभी झगड़ों में परिणित हो जाते थे। झगड़े लड़ाइयों में जिस वर्ष सिद्धार्थ की आयु 28 वर्ष की हुई, उस वर्ष रोहिणी के पानी को लेकर शाक्यों के नौकरों में और कोलियों के नौकरों में बड़ा झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों ने चोट खाई। जब शाक्यों और कोलियों को इसका पता चला तो उन्होंने सोचा कि स्पष्ट का युद्ध के द्वारा हमेशा के लिए निर्णय कर दिया जाए। शाक्यों के सेनापति ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की बात पर विचार करने के लिए संघ का एक अधिवेशन बुलाया। संघ के सदस्यों को संबोधित करके सेनापति ने कहा कि कोलियों ने हमारे लोगों पर आक्रमण किया। हमारे लोगों को पीछे हट जाना पड़ा। कोलियों ने इससे पहले भी अनेक बार ऐसी आक्रामकता कार्रवाई की है। हमने आज तक उन्हें सहन किया, लेकिन इस तरह से नहीं चल सकता। यह रुकना चाहिए और इसे रोकने का एक ही तरीका है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। मेरा प्रस्ताव है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। जो विरोध करना चाहे वे बोलें। सिद्धार्थ गौतम अपने स्थान पर खड़े हुए और बोले, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। युद्ध से कभी किसी समस्या का हल नहीं होता। युद्ध छेड़ देने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति ही नहीं होगी। इससे एक युद्ध का बीजारोपण हो जाएगा। जो किसी की हत्या करता है उसे कोई दूसरा हत्या करने वाला मिल जाता है। जो किसी को जीतता है उसे कोई दूसरा जीतने वाला मिल जाता है। जो
किसी को लूटता है उसे कोई लूटने वाला मिल जाता है। सिद्धार्थ गौतम ने अपनी बात जारी रखी। मुझे ऐसा लगता है कि शाक्यों को कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने में जल्दीबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। पहले सावधानी से इस बात की जांच करनी चाहिए कि वास्तव में दोषी पक्ष कौन सा है। मैंने सुना है कि हमारे आदमियों ने भी ज्यादती की है। यदि ऐसा है तो हम भी निर्दोष नहीं हैं। सेनापति ने उत्तर दिया, यह ठीक है कि हमारे आदमियों ने ही पहल की थी, लेकिन यह याद रहना चाहिए कि पहले पानी लेने की भी यह हमारी ही बारी थी। सिद्धार्थ गौतम ने कहा, इससे स्पष्ट है कि हम भी सर्वथा निर्दोष नहीं है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हम अपने में से 2 आदमी चुने और कोलियों से भी कहा जाए कि वे भी अपने में से 2 आदमी चुने और फिर यह चारों मिलकर एक 5वां आदमी चुने। ये 5 आदमी मिलकर झगड़े का निपटारा कर दे। सिद्धार्थ गौतम ने प्रस्ताव में जो परिवर्तन सुझाया था उसका विधिवत समर्थन हो गया, किंतु सेनापति ने विरोध किया। कहा कि मुझे निश्चय है कि जब तक कोलियों को कड़ा दंड नहीं दिया जाता तब तक उसका यह टंटा समाप्त नहीं होगा। प्रस्ताव और उसमें सुझाए गए परिवर्तन पर मत लेने आवश्यक हो गए। पहले सिद्धार्थ के सुझाए परिवर्तन पर ही मत लिए गए। बड़े बहुमत से सिद्धार्थ का सुझाव अमान्य हो गया। इसके बाद सेनापति ने स्वयं अपने प्रस्ताव पर मत मांगे। सिद्धार्थ गौतम ने फिर खड़े होकर विरोध किया। उसने कहा कि मेरी प्रार्थना है कि संघ इस प्रस्ताव को स्वीकार न करे। शाक्य और कोलीय निकट संबंधी है, परस्पर एक दूसरे का नाश करने में बुद्धिमानी नहीं है। सेनापति ने सिद्धार्थ गौतम की स्थापना का सर्वथा विरोध किया। उसने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध में क्षत्रियों के लिए कोई अपना पराया नहीं होता। राज्य के लिए उन्हें अपने सगे भाइयों से भी लड़ना चाहिए। ब्राह्मणों का धर्म है यज्ञ करना, क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना, वैश्यों का धर्म है व्यापार करना, शूद्रों का धर्म है सेवा करना। हर किसी को अपना अपना धर्म निभाने में ही पुण्य है। यही शास्त्रों की आज्ञा है। सिद्धार्थ का उत्तर था, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, धर्म तो इस बात के हृदय गमन करने में है कि बैर कभी शांत नहीं होता, यह केवल अवैर से ही शांत हो सकता है। सेनापति बेसबर हो उठा, बोला, इस दार्शनिक शास्त्रार्थ में पढ़ना बेकार है। स्पष्ट बात यह है कि सिद्धार्थ को मेरा प्रस्ताव अमान्य है। हम संघ का मत लेकर इसका निश्चय करें कि संघ का क्या विचार है। तदनुसार सेनापति ने अपने प्रस्ताव पर लोगों के मत मांगे। बड़े भारी बहुमत से प्रस्ताव पास हो गया। दूसरे दिन सेनापति ने शाक्य संघ की दूसरी सभा बुलाई। इसका उद्देश्य था कि उनके अनिवार्य सैनिक भर्ती के प्रस्ताव पर विचार हो। जब संघ एकत्र हुए, उसने प्रस्ताव किया कि उसे आज्ञा दी जाए कि वह 20 वर्ष और 50 वर्ष के बीच के प्रत्येक शाक्य के लिए कोलियों के विरुद्ध लड़ने के निमित्त सेना में भर्ती होना अनिवार्य होने की घोषणा कर दे। सभा में दोनों पक्ष उपस्थित थे। वे भी जिन्होंने संघ की पहली सभा में युद्ध घोषणा के पक्ष में मत दिया था और वे भी जिन्होंने इसके विरुद्ध मत दिया था। जिन्होंने इसके पक्ष में मत दिया था उनके लिए सेनापति का प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं थी। यह उनके पूर्व निश्चय का स्वाभाविक परिणाम था। लेकिन जिस अल्पमत ने उक्त निर्णय के विरुद्ध मत दिया था उसके सामने एक कठिनाई थी। उसकी समस्या थी बहुमत के आगे सर झुकाना अथवा नहीं झुकाना। अल्पमत का निश्चय किया गया, बहुमत के आगे सिर न झुकाया जाए, इसलिए उन्होंने उस सभा में उपस्थित रहने का भी निर्णय किया। दुर्भाग्य से किसी में यह साहस नहीं था कि यही बात खुल करके कह सके। कदाचित वे बहुमत का विरोध करने के परिणामों से अपरिचित थे। जब सिद्धार्थ ने देखा कि उसके समर्थक मौन है तो वह उठ खड़े हुए और उन्होंने संघ को संबोधित करके कहा, मित्रों, आप जो चाहें कर सकते हैं, आपके साथ बहुमत है, लेकिन मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि मैं अनिवार्य सैनिक भर्ती
विरोध करूंगा। मैं आपकी सेना में सम्मिलित नहीं होऊंगा। मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। सिद्धार्थ गौतम को उत्तर देते हुए सेनापति ने कहा, उस शपथ की याद करो जो तुमने संघ के सदस्य बनते समय ग्रहण की थी। यदि तुम अपने दिए गए वचनों में से किसी एक भी वचन का पालन न करोगे तो तुम सार्वजनिक निंदा के भाजक बनोगे। सिद्धार्थ का उत्तर था, निस्संदेह मैंने अपने तन मन धन से शाक्यों के हितों की रक्षा के लिए वचन दिया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि यह युद्ध शाक्यों के हित में है। शाक्यों के हित के मुकाबले में सार्वजनिक निंदा का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं। सिद्धार्थ ने संघ को इस बात की याद दिलाई और सावधान किया कि कोलियों से निरंतर झगड़ते रहने के कारण शाक्य संघ बहुत कुछ कौशल नरेश के हाथ का खिलौना बन गया है। इसकी कल्पना करना आसान है कि यह युद्ध शाक्य संघ की ओर और भी अधिक दुर्बल बना देगा और इससे कौशल नरेश को एक और ऐसा अवसर मिल जाएगा कि वह शाक्य संघ के स्वातंत्र्य को और भी अधिक घटा दें। सेनापति को क्रोध आ गया और बोला, तुम्हारा यह भाषण कौशल तुम्हारे किसी काम न आएगा। तुम्हें संघ के बहुमत के सामने सिर झुकाना होगा। शायद तुम्हें इस बात का बहुत भरोसा है कि कौशल नरेश की अनुमति के बिना संघ अपनी आज्ञा की अवहेलना करने वाले को फांसी या देश से निकाला जाने की सज़ा नहीं दे सकता, और यदि इनमें से कोई भी एक दंड तुम्हें दिया जाए तो कौशल नरेश इसकी अनुमति नहीं देगा। लेकिन याद रखो, संघ तुम्हारे दूसरे अनेक तरीकों से दंडित कर सकता है। संघ तुम्हारे परिवार के सामाजिक बहिष्कार का निर्णय कर सकता है और संघ तुम्हारे परिवार के खेतों को जब्त कर सकता है। इसके लिए संघ को कौशल नरेश की अनुमति की आवश्यकता नहीं। सिद्धार्थ ने समझ लिए कि यदि उसने कोलियों के विरुद्ध युद्ध घोषणा करने के प्रस्ताव का विरोध जारी रखा तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए वह 3 बातों में से एक का चुनाव कर सकते थे। सेना में भर्ती होकर के युद्ध में भाग ले सकते थे, फांसी पर लटकना या देश से निकाल दिया जाना स्वीकार कर सकते थे, और तीसरा, अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार, उनके खेतों की जब्ती के लिए राजी हो सकते थे। पहली बात यह किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकता था, वह इस विषय में दृढ़ था। तीसरी बात तो वह विचार तक न कर सकते थे। इस परिस्थिति में उन्होंने सोचा कि उसके लिए दूसरी बात ही सर्वाधिक मान्य हो सकती है। तदनुसार सिद्धार्थ ने संघ को संबोधित किया, कृपया मेरे परिवार को दंडित न करें, सामाजिक बहिष्कार द्वारा उन्हें कष्ट न दें, उनके खेत जब्त करके उन्हें जीविका विहीन न करें। वे निर्दोष हैं, अपराधी मैं हूँ, मुझे अकेले ही अपने अपराध का दंड भोगने दें। चाहे आप मुझे फांसी पर लटका दें और चाहे देश से निकाल दें, आप चाहें दंड दें, मैं खुशी से इसे स्वीकार कर लूँगा और मैं इस बात का वचन देता हूँ कि मैं इसकी शिकायत कौशल नरेश से न करूँगा। इस प्रकार उन्होंने देश निकाला दंड स्वीकार किया।